अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ हसन रज़ा वंस अगेन फ्रॉम यूजीआई ऑफिशियल्स। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी ऑन चैप्टर नंबर 4। 2 घंटे का सेशन था हमारा, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 6। इसकी वजह यह है कि बीच में चैप्टर नंबर 5 को भी डिस्कस इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि एक कोर्स प्लान के मुताबिक 20th को यानी कल आपका चैप्टर 4+6 का टेस्ट होगा, तो उसी हवाले से पहले चैप्टर 4 और 6 को डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर 5 जो बीच में भी पढ़ा हुआ है उसे इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, वो कल की वीडियो में आपको मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 इज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड क्या है जी? रिवीजन सेशन है, मैं थोड़ी सी बातें फास्ट फॉरवर्ड करके करूंगा, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय फ्लूइड? फ्लूइड क्या चीज़ है? एनी फ्लूएबल मटीरियल इज कॉल्ड फ्लूइड। बाज़ लोग फ्लूइड को इस चीज़ से मिसकॉन्सेप्शन, इस चीज़ से गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शायद फ्लूइड लिक्विड्स को ही कहा जाता है। गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स। एनी फ्लूएबल मटीरियल इज कॉल्ड फ्लूइड। डायनामिक मींस द स्टडी ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि फ्लूइड्स कैसे फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइडियल फ्लूइड्स कौन से, नॉन आइडियल फ्लूइड्स कौन से। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम साथ साथ इस चैप्टर में इसलिए डिस्कस करते जाएंगे। तो क्योंकि फ्लूइड्स की मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहली फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? मैं अपने बच्चों को विस्कोसिटी समझाने के लिए एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दिया करता हूं, आप भी अपने घर में करके देखिएगा। लेट्स यू हैव 2 बीकर्स, यू हैव 2 jugs, 2 glass, they are filled, one with honey and other is filled with water। आपने नीचे बॉटम पे एक छोटा सा ऑरिफिस, सुराख बना दिया, अब दोनों फ्लूइड्स फ्लो आउट होना शुरू हो गए, लीक होना शुरू हो गए। व्हाट डू यू थिंक, पहले कौन सा खाली होगा? अल्टीमेटली अब आप सब जानते हैं कि ये जो वाटर वाला बीकर है ये जल्दी खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लोएबिलिटी बेहतर है, जबकि शहद वाले इस बीकर को खाली होते हुए बहुत देर लगेगी। अब यकीनन आप घर में बीकर्स तो खाली नहीं कर सकते, आप 1 चम्मच में पानी डालिएगा, 1 चम्मच में शहद डालिएगा, दोनों को ऐसे उंडेलिएगा, पोर कीजिएगा, पानी वाला फौरन खाली हो जाएगा, जबकि शहद वाले को खाली होते हुए काफ़ी देर लगेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह छुपी है इस विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? ऑन द फ्लूइड्स द लेयर्स ऑफ एटम दे कैन स्लाइड वन ऑन अनदर। जब आप एक फ्लूइड को किसी जगह पे पोर करते हैं तो जो ऊपर की अरे है एटम्स की वो दूसरी नीचे वाली अरे पे स्लाइड करती है, और इस स्लाइडिंग में अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि विस्कोसिटी ग्रेटर है। शहद के केस में वही फ्रिक्शन ग्रेटर है, जबकि पानी के केस में फ्रिक्शन कम है, फ्लो आसान है। So in the case of honey, we will say the frictional force between the layer is greater. That means viscosity of honey is greater. So viscosity को define कैसे किया जाता है? It is defined as, पहली दूसरी तीसरी लाइन में लिखा हुआ चैप्टर की, it is defined as the measure of frictional force between the 2 layers of the liquid. Viscosity is denoted by the Greek letter eta. इसे eta से represent किया जाता है। eta के ऊपर हम मजीद डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। So it is represented by a Greek letter that is called as eta. इस eta को coefficient of viscosity भी कहा जाता है। We will discuss this different parameters of viscosity and eta later on. अब एक छोटी सी बात और कर ली जाए आपके साथ, that is drag force. ड्रैग फोर्स क्या है? इस ड्रैग फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं अपने बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ, खासतौर पर अपने उन बच्चों को जो बाइक चलाया करते हैं। जब आप बाइक पे सफर कर रहे हो तो बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा, आप बाइक बड़े तमीज से, बड़े आराम से, एक सॉफ्ट स्पीड भी चला रहे हो तो आप बड़े अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अगर आप बाइक को रॉकेट समझ कर उड़ाना शुरू कर दें तो व्हाट यू विल फील, बाल खराब हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फ्लूइड तो फ्लूइड को कतई तौर पे ये पसंद नहीं आता। अब सपोज कर लीजिए ये एक पेन है, कॉमन पेन है, जिसको आपने एक शहद के बीकर में फेंका तो अल्टीमेटली जब ये अंदर जाएगी तो अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स इस पेन के ऊपर एक अपोजिंग रिटार्डिंग फोर्स लगाएंगे, रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे। अब मान लीजिए कि इसी तरह आपके पास एक और बीकर है, दैट बीकर इज फिल्ड विद वाटर। लेट्स से आपने इसी पेन को उस पानी वाले बीकर में फेंका, दिस इज द बीकर ऑफ हनी, ये वो पानी वाला बीकर है। किस बीकर में जल्दी वो पेन सिंक कर जाएगी?
आप कहेंगे पानी में बहुत जल्दी बैठ जाएगी, जबकि शहद वाले में उसे बैठते बैठते देर लगेगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही ड्रैग फोर्स है। ये वही फोर्स है जो आप बाइक पे बैठे हो तो आपको जो सामने से हवा की फोर्स लग रही होती है, दैट इज द सेम फोर्स। वो फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। शहद के केस में वो जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज मच हायर एज कंपेयर्ड टू द केस ऑफ वाटर। पानी के केस में वो फोर्स बहुत कम लगेगी, इजीली वो पेन इजीली सिंक कर जाएगी, जबकि शहद के केस में फोर्स बहुत ज्यादा, इसको सिंक करते हुए अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब ये ड्रैग फोर्स चंद चीजों पर डिपेंड करती है। इस चीज को एक्सप्लेन किया स्टोक्स ने इन द फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप बाइक पर सफर कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो आपके ऊपर लगने वाली फोर्स भी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप रॉकेट समझ के बाइक को उड़ाना शुरू कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको जल्दी पहचानेगा भी नहीं, बिकॉज बाल खराब, आंखों से आंसू, कॉलर का शर्ट का कॉलर खराब, सब कुछ खराब हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज ग्रेटर, ड्रैग फोर्स इज ग्रेटर। इसी तरह जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। मैंने आपको शहद और पानी की एग्जांपल दे दी कि पानी के केस में ड्रैग फोर्स कम है, ये जल्दी सिंक कर जाएगा। शहद के केस में ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा, इसको सिंक करते हुए टाइम लगेगा। जबकि इन द थर्ड केस ड्रैग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब मैं सिंपलिसिटी के लिए साइज को सिंपल आर यानी रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, छोटे ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी। इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है जब आप कभी बारिश में छतरी लेके बाहर निकले तो छतरी बाइक के ऊपर ऐसा लगता है कि साथ आपको उड़ा के ले जाएगी, बिकॉज साइज इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ग्रेटर होगा, हवा की जो ड्रैग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इन तीन चीजों को कंबाइन करें एक ही रिलेशन में तो यू विल सी दैट ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी ईटा आर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी से जान छुड़वाऊं तो आई हैव अ कांस्टेंट हियर। अब इस केस में जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V. This proportionality brings a constant 6 pi here. अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास बना, दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। ये उस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं भी कर रहा था। अब आपकी किताब में स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो आपने इसकी स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यू विल राइट द स्टेटमेंट एज द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्टेटमेंट बनेगी। स्टेटमेंट मैंने लिखवाई नहीं क्योंकि हम थोड़ी सी रवीन के ऊपर बात कर रहे हैं। रेगुलर सेशन में मैं स्टेटमेंट जरूर लिखवाया करता हूं साथ। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप इन तीनों रिलेशंस को मिलाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, इक्वालिटी आएगी, तो साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। मैंने कहा था शुरू में कि मैं ईटा के ऊपर थोड़ी सी बात बाद में करूंगा। Now let's talk about the dimensions of eta. Fd is equals to 6 pi eta rv. तो eta किसके इक्वल आ जाएगा जनाब? eta would be equals to f over 6 pi rv. This is the formula of eta. यहां से जरा eta की dimensions निकालिए, क्योंकि बड़ा मशहूर सवाल आया करते शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे, what are the dimensions of eta? What are the dimensions of coefficient of viscosity? इसी को coefficient of viscosity भी कहा जाता है। So देखिए जरा, force is measured in newtons, 6 pi, no dimensions, constant है। this r is measured in meters, और यहाँ पे ये जो है that is measured in meters per second, so it will be measured as newton meter square per second। सेकंड को ऊपर ले जाएं एक ही स्टेप में, स्टेप्स को यहाँ पे बचा लें जरा, so न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं इसे थोड़ा सा जरा सिंपल करके लिखूं तो ये लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे सेपरेट क्यों किया, बिकॉज दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इटसेल्फ इज रिटन एज पास्कल। प्रेशर की यूनिट्स बनते हैं ना ये, तो इसे आप लिख दीजिए जरा पास्कल्स सेकंड। तो कितने यूनिट्स हो गए हमारे पास? ऐसे यूनिट हो गए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और साथ ही ऐसे यूनिट्स को लिखा जाता है पास्कल सेकंड्स की फॉर्म में। डायमेंशंस बना लीजिए। डायमेंशंस बनाने के लिए मैं इन यूनिट्स का जरा यूज करूंगा। न्यूटन अब आप थोड़ा जानते हैं, बेसिक नॉलेज भर गए। रवीन है डायरेक्टली लिख रहा हूं ml t-2 सेकंड्स के लिए t आ गया, एंड मीटर स्क्वायर इज रिटन एज L2। डायरेक्टली कैंसिलेशन कर रहा हूं, ये हो जाएगा ml-1 t-1।
दीज आर द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी पूछा जाता है। पास्कल सेकेंड्स भी इसी के यूनिट्स हैं, और इसी के एक और यूनिट्स है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, सिर्फ नाम याद कर रख लीजिएगा। पॉइज, ये CGS यूनिट्स हैं, अभी मतलब इनकी डिटेल में जाने के लिए जरूरत है, सिर्फ नाम बताना इनफ था। सो दिस इज अप टू ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ के ऊपर हमने बात की। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पे जगह है, यहां पे कर लेते हैं। ले जी, टर्मिनल वेलोसिटी का बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन भी बना करता है और एक कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, समझने के काबिल कॉन्सेप्ट है, तो रेस्ट पर तवज्जो रखिएगा थोड़ा सा, इसको जल्दी जल्दी में डिस्कस करके आगे निकल पड़ूंगा। व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले इसको छोड़ें, एक पॉइंट यहां पे जहन में रखें, फिर आगे चलते हैं। सपोज करें कि यू हैव अ ड्रॉपलेट है, दैट ड्रॉपलेट इज फॉलिंग डाउन, दैट ड्रॉपलेट इज फॉलिंग डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये अपने वेट की वजह से नीचे फॉल कर रहा है। इट्स वेट इज इक्वल्स टू mg। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है, बिकॉज ऑफ द फ्री फॉलिंग, इट ऑलवेज एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी वो चीज नीचे गिरती रहेगी, उसे ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सामना करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि विद एवरी पासिंग सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जाती है। वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, यानी ये नीचे गिरता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर लगने वाली ऑपोजिट फोर्स भी बढ़ती जा रही है। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की फोर्स है, एक ड्रैग फोर्स की वेट है। रस्साकशी शुरू हो जाएगी, नीचे वाली वेट की फोर्स नीचे खींचती चली जा रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर खींचती चली जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पे इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट, इट विल बिकम इक्वल्स टू द ड्रैग फोर्स। ये वो पॉइंट होगा कि जब इस बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम एक्सेलरेशन जीरो हो जाएंगी, एंड द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी आपको सबसे पहले क्या चीज लिखनी है? सबसे पहले आपको जब आप इस टर्मिनल वेलोसिटी की हेडिंग देंगे, द फर्स्ट हेडिंग यू विल गिव विल बी ऑफ इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन, बल्कि मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, थोड़ा सा जरा ज्यादा ही ऊपर करके लिख देता हूं। लेट्स राइट हेडिंग डेफिनेशन हियर। हमारी मेन हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है, एक दफा फिर बता देता हूं। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? कि ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही है, उस वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से एक अपवर्ड फोर्स, ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जा रही है। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक वक्त आएगा ड्रैग फोर्स इस कदर बढ़ जाएगी कि ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी पहले से मूव कर रही थी, उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। इट विल कीप ऑन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती जाएगी, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। सो कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहां पे दो बातें आपको जहन में रखनी है। पहली बात तो ये रखनी है जहन में कि जब भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो याद रखना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो दूसरी बात क्या चीज याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है, अब सवाल यहां पे आता है, मैं आपसे सवाल शेयर करता हूं। अ बॉडी इज मूविंग, अ ड्रॉपलेट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जुमले पे गौर कीजिएगा। अ बॉडी और अ ड्रॉपलेट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। If it is moving with a uniform velocity, what is the force acting on it? वो बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पूछ रहे बताएं फोर्स क्या होगी। अब मेरे जैसे शरारते बच्चे क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं वेट के इक्वल। तो वेट के इक्वल फोर्स नहीं लगानी, बता रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी का केस है। एक्सेलरेशन जीरो है तो भाई एक्सेलरेशन जीरो हो तो नेट फोर्स किसके इक्वल आती है? देखो ना, F समेशन F इज इक्वल्स टू Fg प्लस Fd, जो कि जीरो के इक्वल आएगा। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। दैट बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ड्रैग फोर्स
और वेट तो इक्वल हो गए, ऑपोजिट और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो गए, उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर आप इन्हीं दोनों रिलेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यू नो दैट F इज इक्वल्स टू mg, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल है, जो कि ड्रैग फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल है। मैं वी के साथ छोटा सा टी भी लिख रहा हूँ सबस्क्रिप्ट में, नीचे टी लिख रहा हूँ। इस सबस्क्रिप्ट में नीचे टी लिखने का मतलब यह है कि अब वेलोसिटी कोई आम वेलोसिटी नहीं रही, अब वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन गई है। हमारा मकसद, हमारा इंटरेस्ट है इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो लेट्स डू दैट। वी टी इज इक्वल्स टू, बाकी तमाम चीजें एक तरफ रख लें, एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। वी विल हैव दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को जरा मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इस इक्वेशन को जरा डब्बे में बंद कर लेते हैं, इक्वेशन कहीं भाग ना जाए। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से मैं एक अच्छा रिजल्ट डिड्यूस कर सकता हूं कि भाई जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर गिरने वाली चीज का वजन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर लगने वाली टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर चीज बहुत हल्की, निहायत ही हल्की कोई चीज होगी गिरने वाली, दैट मीन्स उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन में से टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है, मगर बदकिस्मती के साथ इस इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन्स मौजूद है, यानी कि मास ऑफ द ड्रॉपलेट, वो जो ड्रॉपलेट बेचारा मासूम सा ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमें उसका मास भी नहीं पता। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी अननोन है, मास अननोन है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी नो दैट द वैल्यू इज 9.8, 6 पाई इज अ कांस्टेंट, ईटा की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आपके पास टेबल्स में भी मौजूद है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाती है। एंड आर, दिस आर इज अननोन, मगर आर को फाइंड किया जा सकता है बाय लुकिंग द ड्रॉपलेट विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पे हम ड्रॉपलेट का रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। उस ड्रॉपलेट को सस्पेंड करवा के और रोक के हवा में माइक्रोस्कोप से देख के इसका स्केल की मदद से, माइक्रो स्केल की मदद से इसका रेडियस मेजर किया जा सकता है। सो द प्रॉब्लम इज वी टी फाइंड करना, ये एम अननोन है। अब क्या किया जाए? कोई रिलेशन इस तरह का बनाते हैं कि इस एम को एलिमिनेट कर दें। एम को एलिमिनेट करने के लिए वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी हियर इज रो, mass is m, what is the volume of sapphire? sapphire का वॉल्यूम क्या है जी? 4/3 pi r cube. Let's put the values here. 4/3 pi r cube. अच्छा, तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। Now let's modify this equation a little bit. इस equation को थोड़ा सा छेड़ते हैं। तो छेड़ने के बाद जो equation बनेगी that m is equals to 4/3 pi r cube रो। हमारे पास मास के लिए इक्वेशन आ गई, और अगर मैं वापस वहां पे आऊं तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, क्योंकि अब मैं इन तमाम चीजों को जरा वहां पे रीराइट कर लूंगा तो मेरे लिए जरा सिंपलिसिटी हो जाएगी। दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको उठा के जरा वहां पे लिख लीजिए दोबारा। दैट इक्वेशन इज टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल्स टू mg ओवर 6 पाई ईटा r। मैंने कहा था कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से m से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला हल हो गया। हमारे पास m की एक वैल्यू आ गई। लेट्स यूज दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, तो vt किसके इक्वल आ जाएगी? m 4/3 pi r cube रो, g एज इट इज 6 pi ईटा r। जो चीजें कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल करते जाएं। 2 2 are 4 और 2 3 are 3 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई को पाई से कैंसिल कर दें, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो जो चीजें बचेंगे दैट इज वी टी इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर रो जी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 ईटा। सो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। ये हमारा वो फाइनल रिलेशन है जिसकी हमें जरूरत थी। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो यहां से भी एक बड़ी मजे की चीज डिड्यूस करने को मिलेगी। वो चीज है
टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब मैं यहां पे दोनों रिजल्ट्स को आपके सामने सब्ज रंग के डब्बे में बंद कर देता हूं। एक तो ये, द सेकंड इज, वहां पे लिखी थी टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इन्हीं दोनों रिलेशंस में से हमने एक सवाल का जवाब है गुत्थी को सुलझाना है। यह रिलेशन कहता है कि जो चीज जितनी छोटी होगी, जितना कम साइज होगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही कम होगी। ड्रॉपलेट जितना छोटा, उसकी गिरने की वेलोसिटी उतनी कम। ड्रॉपलेट का मास जितना कम, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, गिरने की वेलोसिटी उतनी कम। अब एक बड़ा मशहूर सवाल है इसकी एक्सरसाइज का कि व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड। सर्दियों में हम देखते हैं कि अक्सर जो औस है या जो धुंध है, लगता है कि शायद वो हवा में कहीं पर अटकी हुई है, मगर आपको चीज अगर रात को बाहर भूल जाए तो सुबह तक वो अच्छी खासी गीली हुई होती है। दैट मीन्स वो ड्रॉपलेट्स हवा में नहीं रुके हुए, दे आर फॉलिंग डाउन। मगर हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो हवा में रुके हुए हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट वेरी लेस टर्मिनल वेलोसिटी। उसकी वजह यह है कि उन ड्रॉपलेट का मास बहुत कम है, उन ड्रॉपलेट्स का साइज, रेडियस बहुत कम है। इस कम रेडियस, इस कम साइज और इस कम मास की वजह से दे अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में अब आपने सारा नहीं करने बैठना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। दोनों रिलेशंस का रेफरेंस देना है। कहना साइज छोटा है, मास छोटा है, तो ये लगेगा शायद वो हवा में अटक गया, सस्पेंड हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। इट इज फॉलिंग डाउन विद अ वेरी लेस टर्मिनल वेलोसिटी। देन उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज yes, fluid flow. Let's talk about fluid flow. इस फ्लूइड फ्लो से भी आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक तो फ्लूइड फ्लो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। यकीन करें आप इससे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी स्ट्रीमलाइन का दूसरा नाम है लैमिनार फ्लो। जब आप कभी अब्बा जी की गाड़ी धोने के लिए या अपने बड़े भाई की बाइक धोने के लिए या किचन में बड़ी तमीज से नलका अगर खोलें, तो वो जो फ्लो है नलके का, अगर बहुत स्टेडी, बहुत रेगुलर, बहुत स्लो और सिमिलर हो, तो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी एक धार के साथ अगर पानी बह रहा हो तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। आपकी किताब इसे डिफाइन करती है कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि अगर किसी भी पाइप में से तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक ही रास्ते को, एक ही राह को फॉलो करते चले आए, तो हम कहेंगे दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। किसी किस्म की स्प्लैशिंग नहीं है, पानी बिखर नहीं रहा, एक ही रास्ता फॉलो होता चला जा रहा है। सो दैट पाथ, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अब आपको शरारत सूझी, आपने उसी नलके के आगे अपना रख दिया अंगूठा या उंगली फंसा दी। नाउ व्हाट विल हैपन? दैट फ्लो विल बी शिफ्टेड टू टर्बुलेंट फ्लो। अब अम्मा से भी गालियां पड़ेंगी और अब्बा जी से भी गालियां पड़ेंगी, क्योंकि आप सारा घर गीला कर चुके हैं। उस सिचुएशन में पानी की स्प्लैशिंग होगी, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। नाउ ऑल द वाटर विल नॉट फॉलो द सेम पाथ। सारे का सारा पानी एक ही पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अब स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होगी, अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज आल्सो कॉल्ड एज अनस्टेडी फ्लो। इसे अनस्टेडी भी कहा जाता है। सो अनस्टेडी लिखते हैं यहां पे, और टर्बुलेंट फ्लो। इसकी एग्जांपल है कि सपोज कर लीजिए अच्छे भले फ्लो के आगे आप एक हर्डल रख दें, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आपने आगे पाइप के आगे अपना अंगूठा रख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन? जो फ्लो होगा वो उस हर्डल की वजह से, रुकावट की वजह से बिखर जाएगा, स्प्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। अब वही रास्ता फॉलो नहीं होगा जो पहले फॉलो हो रहा था। सो वो जो स्प्लैशेस प्रोड्यूस होंगे दैट विल गिव राइज टू अनस्टेडी फ्लो। नॉर्मली स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है दैट अकर्स एट स्लो वेलोसिटीज। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी स्लो है तो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, और अनस्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो दैट नॉर्मली अकर्स फॉर हाई वेलोसिटीज। एमसीक्यूज के लिए बात कि लो वेलोसिटी पे कैसी नेचर होती है। लो वेलोसिटी पे स्टेडी या स्ट्रीमलाइन नेचर डोमिनेंट होती है, हाई वेलोसिटी पे टर्बुलेंट या अनस्टेडी नेचर डोमिनेंट होती है।
अब यहां पे यही इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा मशहूर आया करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड अनस्टेडी फ्लो। व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहला पार्ट आप इसका लिखेंगे, दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। पहला पार्ट डेफिनेशंस का आ गया, देन यू विल गिव एन एग्जांपल, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और द थर्ड पार्ट इज आप बता सकते हैं अगर फ्लूइड की वेलोसिटी स्लो है तो स्ट्रीमलाइन, अगर वेलोसिटी हाई होगी तो वो अनस्टेडी टर्बुलेंट हो गया। इसके बाद एक एमसीक्यू में छोड़ गया पीछे, बड़ा कॉमन एमसीक्यू है और वो कॉमन गलती है, वो कॉमन एमसीक्यू नहीं है, वो कॉमन गलती है। सवाल कुछ इस तरह का, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी of gases will, अब ऑप्शंस देता हूं इसकी, rise, B fall, C unaffected, D कर ले none। सो क्या ख्याल है जी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस का तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको, लिक्विड्स के लिए आपने देखे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो लिक्विड्स पतले होने शुरू हो जाते हैं, थिन होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसकी शुगर सिरप, जिसे हम शीरा कहते हैं। ठंडा होगा तो जम जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, आप उसे गर्म करते रहें, जैसे जैसे गर्म करते रहेंगे उसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी, वो बहने के काबिल हो जाएगा। तो हम लिक्विड्स के केस में ये बात कहते हैं कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। विस्कोसिटी में और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं विस्कोसिटी कम हो जाती है, मगर दिस इज नॉट ट्रू फॉर द केस ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में ऐसे नहीं होता। गैसेस के केस में आपने याद रख लेना, इसकी रीजन फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने ये बात याद रख लेनी है। इन द केस ऑफ गैसेस विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हर बच्चा ये बात जहन में सोच के बैठा होता है, वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी ने कम होना, फॉल लगा देता है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज राइज। टेम्परेचर राइज, विस्कोसिटी विल राइज। थोड़ी सी रीजन अभी मैं आपको बता ही देता हूं। गैसेस के केस में विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ लिया जाता है। उस केस में विस्कोसिटी कहते हैं फ्रिक्शन को ही है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और मॉलिक्यूल्स और एटम का जब आपस में टकराव बढ़ता है, टकराव की वजह से फ्रिक्शन बढ़ती है। हम कहते हैं कि टेम्परेचर की वजह से फ्रिक्शन बढ़ी, फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है। तो एक क्वेश्चन बड़ा अहम है, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसको जहन में रख लीजिएगा। इसकी रीजन भी आपको पता होनी चाहिए, गैसेस के केस में क्या और लिक्विड्स के केस में क्या। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड फ्लो के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे। वैसे ये टॉपिक किताब में पहले होना चाहिए था। टाइप ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं? किताब में लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, दो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के। द वन इज कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड, द अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल। और मजे की बात यह है कि किताब में डिफाइन सिर्फ एक को किया गया। योर बुक डिफाइंस आइडियल फ्लूइड्स ओनली, नॉन आइडियल के बारे में कोई किसी किस्म की बात नहीं लिखी गई। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल फ्लूइड्स। अब आप कहेंगे भाई ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि नॉन आइडियल क्या होते हैं, मगर ये सवाल पेपर में यकीनन होगा, तो फिर यहां पर पहले डिफाइन करते हैं आइडियल को। व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स? किताब में 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसके। आइडियल फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं? ऐसे फ्लूइड्स, पहली बात, जो नॉन विस्कस हो, जिनकी विस्कोसिटी ना हो, विस्कोसिटी हो ही ना, कम नहीं हो ही ना। दूसरी बात, इनकंप्रेसिबल हो। तीसरी बात, फ्लो स्टडी हो। अगर ये 3 खुसूसियत किसी भी फ्लूइड में मौजूद है, दैट फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लूइड। नाउ व्हाट इज नॉन आइडियल फ्लूइड?
अब ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर यू विल यूज योर ओन खोपड़ी हियर, तो नॉन आइडियल क्या होगा अब आप खुद बना लीजिए, मैं लिखने नहीं वाला, खुद ही लिख लीजिएगा। नॉन आइडियल में नॉन विस्कस नहीं होगा बल्कि विस्कस होगा, यानी उसकी विस्कोसिटी भी होगी, कंप्रेसिबल भी होगा, और फ्लो इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल फ्लो। लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, मजीद आगे चलते हैं जी जरा। दैट इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मुराद है, थोड़ी सी जरा ज्यादा ज्यादती होगी पाइप के साथ। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद है ऐसा पाइप जिसके एक साइड पे एरिया ज्यादा है और एक साइड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई उसकी चौड़ाई बहुत कम है। लेट्स से कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हैविंग एरिया A1, दिस साइड एज एरिया A2, यहां से एक फ्लूइड एंटर होता है, क्योंकि पाइप है इट विल कैरी अ फ्लूइड, यहां से जो फ्लूइड एंटर हो रहा है कैरीज मास डेल्टा M1, यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा इट कैरीज अ मास डेल्टा M2। जब फ्लूइड इस पाइप में एंटर हो रहा है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो डिस्टेंस खास मैंने शेड किया, इट कवर्स दिस डिस्टेंस डेल्टा x1 इन डेल्टा t टाइम में डिस्टेंस कवर करके अंदर जा रहा है, और ये जो फ्लूइड यहां से बाहर निकलने वाला है इट विल कवर द डिस्टेंस, दिस स्पेसिफिक डिस्टेंस इज डेल्टा x2 इन डेल्टा t टाइम। ये जो बातें मैंने की इन बातों को दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि ये पैरामीटर्स अगर क्लियर होंगे तो फिर मेरी अगली बात आपको समझ में आएगी। मान लीजिए एक साइड से जो फ्लूइड एंटर हो रहा है दैट इज हैविंग अ मास m1, और उसको ये फासला जो मैंने शेड किया, ये फासला x1 फासला, ये फासला कवर करने में डेल्टा t टाइम लग रहा है। इस साइड का एरिया A1 है, इसको A1 कर लीजिए और इसको A2 कर लीजिए, और यहां से जो निकलने वाला फ्लूइड है, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है हैविंग अ मास m2, जो फासला तय करके बाहर निकल रहा है वो फासला डेल्टा x2 है, जितनी देर में तय कर रहा है दैट इज डेल्टा टाइम t, और इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अब आप सब ये बात जानते हैं कि ज़ाहिर है यार यहां से जितना पानी एंटर होगा या जितना फ्लूइड एंटर होगा उतना ही फ्लूइड बाहर वहां से निकलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप छोटा सिप लें, आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ से एक साइड से कम खींचे और अल्टीमेटली दूसरी साइड से बहुत ज्यादा निकला है। अल्टीमेटली मास रिमेन्स कांस्टेंट, जितना यहां से अंदर फ्लो करके जाएगा उतना ही फ्लो करके बाहर आएगा। सो दिस इज डेल्टा M1 रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा M1 विल रिमेन कांस्टेंट टू डेल्टा M2, दोनों मैसेज आपस में इक्वल रहेंगे। अगर मैं इन थोड़ी सी चीजों को मजीद एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मास किसके इक्वल है जी? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। सो मास वुड बी इक्वल्स टू, सिंपल मास का रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, मास वुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ इन द केस ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जी? यहां पर गौर कीजिएगा, जो मैंने यहां पर डेल्टा x1 और डेल्टा a का जिक्र किया वो इसलिए किया, अगर आप इस फिगर को सिर्फ क्रॉप करके देखें तो पता चलेगा इट इज अ फिगर ऑफ अ सिलेंडर। ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है और सिलेंडर के केस में वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और ये अगर उसकी हाइट या उसकी लेंथ अगर h कह दी जाए या x कह दी जाए तो इसके वॉल्यूम को लिखा जाता A मल्टीप्लाई बाय x। अगर मैं यहां पे इन्हीं जगह पे मास की जगह डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा A इंटू एक्स।
सो M1 के लिए इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, मैंने इक्वेशन उसको कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, M1 के लिए रो 1 A1 इंटू X1 इज इक्वल्स टू, सेकेंड के लिए रो 2 A2 इंटू X2, राइट। मजीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो इसको थोड़ा सा मजीद रीइंफोर्स करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज रो 1 A1 x1 की जगह V1 इंटू डेल्टा टी, और यहां पे हो जाएगा रो 2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे डेल्टा टी को क्यों नहीं चेंज किया, बिकॉज जितना टाइम फ्लूइड को अंदर ट्रेवल करने के लिए, फ्लो इन करने के लिए लगेगा, उतना टाइम फ्लूइड को फ्लो आउट करने के लिए लगेगा। सो डेल्टा टी इज कांस्टेंट। लेट्स कैंसिल डेल्टा टी विद डेल्टा टी, तो पीछे क्या बचेगा, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 एंड V2। अब ऐसा तो होने नहीं वाला कि अगर यहां से आप वाटर को फ्लो करवा रहे हैं तो वहां से कोई ऑयल बाहर आ जाए। जितनी डेंसिटी फ्लो इन के टाइम पे होगी उतनी ही डेंसिटी फ्लो आउट के टाइम पे होगी। सिंस रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो जनाब इनको कर दीजिए कैंसिल, ये बन जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये बात बड़ी अहम है बच्चों, मुझे इस बात के ऊपर थोड़ी सी जरा एक्सप्लेनेशन देनी है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, आई कैन राइट इट एज, इसे लिखा जा सकता है AV प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसे यूं लिखा जा सकता है तो फिर इसे यूं भी लिखा जा सकता है, A इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी। अगर इसे यूं लिखा जा सकता है तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक मतलब ये रिलेशन भी है। दिस रिलेशन सेज दैट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर किसी पाइप में से एरिया बढ़ा दिया जाए तो फ्लूइड की फ्लो आउट, बाहर निकलने वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम कर दिया जाए तो फ्लो आउट यानी बहने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी कॉमन एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख चुके हैं कि जब आप अपने नलके के साथ कोई पाइप लगाएं, पाइप के आगे कुछ भी ना रखा हो, उसका सामने वाला ऑरिफिस कंप्लीटली ओपन हो, तो जो निकलने वाली वेलोसिटी है वो खासी कम होती है। जब आपने वेलोसिटी बढ़ानी होती है, आप उस पाइप के आगे अंगूठा रख के एरिया कवर करते हैं। जैसे ही एरिया कम होता है, एरिया कम होने की देर होती है कि निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, वन आउट ऑफ टू रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि एरिया और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसी रिलेशन में से निकलेगी। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आखिर कौन सा कांस्टेंट है भाई? अगर आप इस इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करें तो एरिया की डायमेंशंस है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशंस है मीटर्स पर सेकंड। मिलाएं जरा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, यू विल गेट मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि हमें एक नई चीज जानने को मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर क्यूब, मतलब कैपिटल वी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका दूसरा रिलेशन। जो मैं कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, तो आज पता चला कि वो कांस्टेंट कौन सा, दैट कांस्टेंट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर आप एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा किसी भी पाइप में से कितना वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लो करके बाहर आ रहा है। इट इज कॉल्ड एज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, इस कांस्टेंट का नाम है वॉल्यूम फ्लो रेट। और मजे की बात यह है कि यही सवाल बाज़ औक़ात इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और बच्चे कहते हैं कि भाई ये कहां पे लिखा हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या चीज है? वॉल्यूम फ्लो रेट की हेडिंग तो किताब में कहीं नहीं है। वॉल्यूम फ्लो रेट को डिफाइन करने का तरीका क्या है जी? सुन लीजिएगा जरा। वॉल्यूम फ्लो रेट इज सिंपली डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इन मीटर क्यूब्स
फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम मीटर क्यूब में फ्लो करके बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। इटसेल्फ इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी, यहां तक तो बात हमारी सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे होगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के 2 रिजल्ट्स आ गए, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहली बात। दूसरी बात, इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू अ फ्लो रेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर बिग टॉपिक। अच्छा जी बच्चों, द नेक्स्ट थिंग इज दिस बर्नौलीज इक्वेशन, जो हमने पहले टॉपिक किया था, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वो समझ लें कि वो इस टॉपिक की छोटी बहन है, ये जो है जरा इट इज शी इज अ बिग सिस्टर। अब यहां पे काम किया जी बर्नौलीज इक्वेशन में। पहली बात आप ये याद रखिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन इक्वेशंस की डेफिनेशन नहीं होती, इक्वेशंस की स्टेटमेंट होती है कि इस इक्वेशन में क्या चीज कही जा रही है, क्या चीज एक्सप्रेस की जा रही है। तो जो कॉमन मिस्टेक है वो बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि बर्नौलीज इक्वेशन के लॉन्ग को शुरू कैसे करना। तो अगर बर्नौलीज इक्वेशन लॉन्ग में आता तो फर्स्ट यू विल राइट इट्स स्टेटमेंट। अब दूसरा बड़ा मसला ये कि बच्चों को इसकी स्टेटमेंट का अक्सर पता नहीं होता क्योंकि किताब में नहीं लिखी हुई, तो मैं स्टेटमेंट सारी नहीं लिखूंगा, इसकी स्टेटमेंट को मैं एक स्कीमेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड inside a pipe of non-uniform cross-sectional area and kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant। ये बर्नौलीज इक्वेशन की जनाब स्टेटमेंट है। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी, खास वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम कांस्टेंट है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। सो ये चीज हमने साबित करनी है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ये साबित करने के लिए वी आर टेकिंग अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पाइप का एक साइड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, एक साइड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। जो ज्यादा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वी आर सेइंग इट A1 और दूसरा A2 है। इस A1 की जो जमीन से बुलंदी या हाइट है दैट इज H1, दूसरे की जो जमीन से हाइट है लेट्स से दैट इज H2। यहां पे इस साइड पे A1 पे और A2 पे जो प्रेशर लग रहा है, इस साइड का प्रेशर लेट्स से P1 है, इस साइड का प्रेशर लेट्स से P2 है। जब फ्लूइड एक तरफ से एंटर होगा, जो फासला तय करेगा दैट फासला इज दैट डिस्टेंस इज डेल्टा x1 covers in delta t time। यहां से बाहर निकलते हुए जो फासला तय करेगा दैट फासला, दैट डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x2 covers in delta t time। वही बेसिक पैरामीटर्स, वही बेसिक चीजें जिनसे हमने पहले शुरू किया था। अब क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब इन तमाम चीजों की बात की जाती है तो बात शुरू की जाती है वर्क से, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अगर मैं किसी तरह इस साइड पे, इस एंड पे वर्क कैलकुलेट कर लूं तो वही वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क फर्स्ट। सो द नेक्स्ट थिंग, स्टेटमेंट के बाद डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम के बाद आपने हेडिंग दे दी सीधा सीधा डेरिवेशन की। डेरिवेशन में जनाब आप एक साइड का वर्क कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। कैलकुलेटिंग वर्क W1, यानी इस साइड का वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। सो आई एम कैलकुलेटिंग W1 फर्स्ट। अब आप जानते हैं कि वर्क जो है W1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू F1 इंटू D1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास यहां पे फोर्स नहीं है। इस रिलेशन में, इस डायग्राम में मैंने कहीं पे फोर्स का जिक्र नहीं किया, मैंने यहां पे प्रेशर और एरिया का जिक्र किया। तो अब मेरे दिमाग में एक आइडिया यहां पे आता है, मैं जानता हूं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, सो P1 इज इक्वल्स टू F1 ओवर A1। सो व्हाई नॉट राइटिंग F1 एज P1 इंटू A1। और यहां पे एक बात तो ये समझ में आ गई, फोर्स के लिए रिलेशन समझ में आ गया, एक मसला हल हो गया। तो दूसरा मसला, व्हाट इज D1, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो डिस्प्लेसमेंट, here displacement is equals to delta x1। सो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा जरा बाहर करके लिख लेते हैं, दिस D1 is equals to delta x1। मेरे पास
दोनों चीजों के लिए रिजल्ट्स सामने आ गए. कैलकुलेट W1 फर्स्ट. W1 इज इक्वल्स टू F1 की जगह पुट किया P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट किया डेल्टा x1 cos ऑफ थीटा. Here force is acting inward और फ्लूइड का फ्लो भी इनवर्ड ही है, सो डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड ही है. सो इन दिस केस द एंगल थीटा इज 0 डिग्री. अगर मैं इन तमाम चीजों को अरेंज करके सॉल्व करके लिखूं सो ये बन जाएगा P1 A1 डेल्टा x1. मेरे पास एक रिलेशन पहली साइड के लिए ये आ गया, तो इसे डायरेक्टली मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 है. सो सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट वर्क फॉर साइड 2. वर्क दैट इज W2 वो किसके इक्वल आएगा, अब इस साइड के ऊपर आ जाए. सो वंस अगेन W2 इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली चीजें लिखने लगा हूं. मैं F2 D2 नहीं लिखूंगा, F2 की जगह लिखूंगा P2 A2 और D2 नहीं लिखूंगा, यहां पर D2 की जगह लिखूंगा डेल्टा x2 और cos क्या लिखूं. देखो भाई यहां पर जो फोर्स लग रही है वो इस एरिया के अंदर की तरफ लग रही है, मगर फ्लूइड फ्लो करके बाहर आ रहा है. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो इन दिस केस द कॉज इज 180 डिग्री. एंगल 180 डिग्री पुट करूंगा. सो W2 वुड बी इक्वल्स टू P2 A2 डेल्टा x2 इंटू -1. सो W2 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस P2 A2 डेल्टा x2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द सेकेंड साइड. इसे हरे डब्बे में बंद कर लें, ये सेकंड साइड के, तो उसे ग्रीन बॉक्स में बंद कर लिया. नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए. अब आप जानते हैं कि टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क वुड बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2. सो ऐड कर लीजिए इनको. W इज इक्वल्स टू W1 इज P1 A1 डेल्टा x1 प्लस माइनस P2 दिस वन A2 डेल्टा x2. ऐड कर लीजिए W इज इक्वल्स टू P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2. सो दिस इज द टोटल वर्क. अब मैं इसी इक्वेशन में इसे कहता हूं, ये इक्वेशन नंबर, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 है. इस इक्वेशन नंबर 3 में थोड़ी सी जरा अमेंडमेंट्स करने लगा हूं. पहली अमेंडमेंट ये करने लगा हूं x1 की. वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल्स टू, बल्कि जो फॉर्मूला आप जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो दिस डेल्टा x वुड बी इक्वल्स टू दिस वन, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टाइम. सो इक्वेशन 3 कैन बी रीरिटन. ये बन जाएगी W इज इक्वल्स टू P1 A1 डेल्टा x की जगह V1 डेल्टा t इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा t. ले जी, छोटे कद के नुकसान ज्यादा ऊपर नहीं लिख सकते आप. वी आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. हम बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर पहुंच गए. यहां पे थोड़ी सी बातें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मुझे यूज करनी है. मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये बात कही थी आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो रेट. ये छोटा भी है, ये बड़ा भी है. बड़ा भी बोले तो वॉल्यूम, छोटा भी बोले तो वेलोसिटी. सो अब यहां पे अगर टी को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेलोसिटी टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, बड़ा भी. सो देखो यार यहां पे क्या यही तीन चीजें नहीं लिखी नहीं. A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, T कांस्टेंट है, तो ये तमाम पैरामीटर्स एरिया वेलोसिटी टाइम, एरिया वेलोसिटी टाइम, इनका प्रोडक्ट वॉल्यूम के इक्वल नहीं आएगा. सो यही काम मैं यहां पे करने लगा हूं. सो आई एम गोइंग टू पुट W इज इक्वल्स टू P1 A1, सॉरी A1 नहीं लिखना, अब जज्बाती हो गया जरा, ये तीनों चीजें नहीं लिखनी. अब एक ही कैपिटल V डाला, माइनस P2 इंटू कैपिटल V. अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पे V के साथ भी V1 और V2 क्यों नहीं लिखा. उसकी रीजन ये है कि वॉल्यूम जितना फ्लो करके अंदर जा रहा है उतना ही फ्लो करके बाहर आ रहा है.
अगर आप एक साइड से 5 लीटर फ्लो करवाएंगे तो अगली तरफ से ज़ाहिर है 10 लीटर नहीं निकलेगा, 5 लीटर फ्लो करवाएंगे 5 लीटर ही बाहर आएगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर। सो इसको मजीद सॉल्व करें, W इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू कैपिटल V। नाउ आई एम यूजिंग कैपिटल V, स्मॉल v खत्म हो गया। सो दिस कैपिटल V इज वॉल्यूम। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं लाल डब्बे में बंद करके। समझ लीजिए कि आपका 30% काम यहां पे हो गया। इक्वेशन नंबर 4 इट इज। ये तो वर्क की वैल्यू आ गई। अब शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था कि वर्क इज इक्वल टू द एनर्जीज। इस वक्त यहां पे 2 एनर्जी है इस पाइप में, एक तो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पहले सारे का सारा पानी जो है वो ऊपर की तरफ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करके नीचे आ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जीज हियर। तो पहली बात करेंगे हम सबसे पहले, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है जी? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो भाई सफर शुरू हुआ था ऊपर से, सफर खत्म हो रहा है नीचे, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस, नॉट सॉरी 1 नहीं सॉरी 2 आएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर। यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सेकंड साइड है ये फाइनल साइड है, 2 वाली साइड्स, यहां से मोशन शुरू हो रहा है इनिशियल, यहां पे खत्म हो रहा है ये फाइनल। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। सिमिलरली नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इसको जरा पीछे कर लें, क्या ख्याल है? सो दिस वाज इक्वेशन 3। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होगा जी? देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पे नीचे गिर रहा है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, नीचे गिरा मास m2, नीचे गिरने वाली हाइट h2 और g कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा mgh है तो m2gh2 इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू माइनस m1gh1। सो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो टोटल चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा? टोटल चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द वर्क। सो लिखते हैं जी, पहले वर्क की वैल्यू लिख लेता हूं आसानी के लिए, दैट इज दिस वन, P1 माइनस P2 into V, this is V volume, is equals to total change in kinetic energy is, थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, P1 minus P2 into V, that is equals to change in kinetic energy is 1/2 m2 v2 square minus 1/2 m1 v1 square plus m2 gh2 minus m1 gh1। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई यहां पे, क्योंकि मैसेस सारे सेम है, जितना मैस फ्लो इन कर रहा है उतना ही मैस फ्लो आउट कर रहा है, तो अब मैं मैसेस के लिए कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो आई एम राइटिंग दिस मैस इज m। मैस के लिए सबस्क्रिप्ट को हमने इस पॉइंट पर खत्म कर दिया, बिकॉज मैसेज आर सेम, जितना मैस पहली साइड से फ्लो इन कर रहा है उतना ही मैस फ्लो आउट करके दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। नाउ दिस वॉल्यूम को ब्रेक करना है, इस वॉल्यूम से जान छुड़वानी है। इस वॉल्यूम से कैसे जान छुड़वाएंगे? 2 स्टेप से इकट्ठे करने लगा, देखिएगा जरा। आई नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। सो इसकी जगह मास ओवर डेंसिटी पुट करूंगा, 2 स्टेप्स इकट्ठे करने मैंने, P1 माइनस P2, यहां पे लिखा m ओवर रो,
यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m, सारे m's कॉमन ले लो तो m बाहर आ गया। बाकी इक्वेशन 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। m को m से कैंसिल कर दीजिए, फिर एक स्टेप इकट्ठा इस रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, ये बन जाएगा p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अगर मैं थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लूं तो आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी, इसकी विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। वंस अगेन रो मल्टीप्लाई हो गया 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब 1 और 2 वाले अलग अलग वेरिएबल्स को, ये 1 वाला 1 वाला 1 वाला, इनको लेफ्ट साइड पे ले आए, 2 वाले को राइट साइड पे ले जाएं, मसला खत्म हो गया। p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल्स टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। So this damn equation is the equation of continuity or equation of Bernoulli's। ये वो बर्नौलीज इक्वेशन है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि मैंने एक बड़ी शुरू में इंपॉर्टेंट बात की थी, वापस चलते हैं शुरू वाली इक्वेशन में। मैंने कहा था सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां पे पहली बात, प्रेशर तो ठीक लग रहा है, मगर मुझे अगली चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या ये वाकई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं, क्या ये वाकई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं। तो बस फिर जरा से एक लम्हे में मैं जरा सॉल्व करके देख लेता हूं। ये जो चीज लिखी हुई है 1/2 रो v1 स्क्वायर, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 1/2 रो की जगह, डेंसिटी की जगह मास ओवर वॉल्यूम इनटू v1 स्क्वायर। सो बच्चों देखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, और नीचे जो है ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है। सो ये इक्वेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह जो अगली चीज है रो gh1, इट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये बात साबित कर दी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है क्योंकि दोनों साइड्स पे इक्वल है, तो ये कांस्टेंट। अब यहां पे एमसीक्यूज के हवाले से चंद बातें मैं आपसे यहां पे शेयर कर लूं, जगह कम है मेरे पास, मैं यहां पे लिख लेता हूं एमसीक्यूज के हवाले से चंद एक पॉइंट्स बड़े मशहूर। ये जो हाफ रो वी स्क्वायर लिखा है या ये जो रो जी एच लिखा है भाई, इनके यूनिट्स क्या हैं? तो परेशान नहीं होना, इसे क्या कह रहे हो? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हो, इसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हो। तो ये एनर्जी जाउल्स पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये जाउल्स पर मीटर क्यूब बन जाएगा। याद रखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स भी जाउल पर मीटर क्यूब होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स भी जाउल पर मीटर क्यूब होते हैं। यहां से एक बात और बता दूं आपको, हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज ही आपस में ऐड होती हैं। अगर ये जाउल पर मीटर क्यूब है, ये भी जाउल पर मीटर क्यूब है, तो प्रेशर के एक और यूनिट भी जाउल पर मीटर क्यूब होते हैं। हमेशा सेम यूनिट्स ऐड होते हैं, याद रखिएगा। वी कैन ऑलवेज ऐड द सेम यूनिट्स। सो अगर हमेशा सेम यूनिट्स ही ऐड होते हैं तो फिर एक और बात साबित होती है, अगर इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के दूसरे यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, इसके भी दूसरे यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। इसे भी यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए कुछ बातें बता दी, दोबारा बता देता हूं। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर सेम एज प्रेशर। इन दोनों की डायमेंशंस प्रेशर वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहे पास्कल कह लें,
और अगर इसको जाउल पर मीटर क्यूब में मेजर करना है तो भाई इसके यूनिट में भी जाउल पर मीटर क्यूब होंगे. So this is all about Bernoulli's equation. अच्छा जी, बर्नौलीज इक्वेशन के बाद एक बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और यही लॉन्ग क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है शॉर्ट में कि जी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के नाम लिखें. तो उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें हमने कौन सी एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं. बुक के साइड्स पे भी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, पेजेस के साइड्स पे भी लिखी हुई हैं. फॉर इन्फॉर्मेशन में क्या वो लिखनी है या कोई और लिखनी है? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है जी, इसी बर्नौलीज इक्वेशन के टॉपिक के आगे आपकी किताब में 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं. टॉर्रिसेलिस थ्योरम है, रिलेशन ऑफ स्पीड एंड प्रेशर है, वेंचुरीज रिलेशन और ब्लड फ्लो, यही इसकी एप्लीकेशन है. तो अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपने इधर उधर भागने की बजाय, कोई इधर उधर की एप्लीकेशंस लिखने की बजाय, यू विल जस्ट राइट दीज नेम्स: टॉर्रिसेलिस थ्योरम, ये टॉर्रिसेलिस इक्वेशन, द रिलेशन ऑफ स्पीड एंड प्रेशर, फिर वेंचुरीज रिलेशन और ब्लड फ्लो. दीज आर द 4 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. और अगर लॉन्ग में कभी आ जाएंगे तो आप इन्हीं को बारी बारी किसी 2 को या किसी 3 को एक्सप्लेन कर देंगे. वो आपसे कहेगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, राइट देयर नेम्स एंड एक्सप्लेन एनी 2. तो आपने किसी 2 को एक्सप्लेन कर देना. उसमें सारे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशंस के नाम लेके टॉर्रिसेलिस थ्योरम को या रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड को या वेंचुरीज रिलेशन को या ब्लड फ्लो को, किसी 2 को एक्सप्लेन कर देंगे. सो बात आगे बढ़ाते हैं जी. हमने बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस के नाम लिख दिए. अब बड़ी कॉमन सी एप्लीकेशन जो दैट इज टॉर्रिसेलिस इक्वेशन या टॉर्रिसेलिस थ्योरम, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ते हैं. टॉर्रिसेलिस थ्योरम भी इसे कहते हैं, टॉर्रिसेलिस इक्वेशन भी कहते हैं. ये उन अच्छे वक्तों की बात है कि जब गर्मियों में हमारी अम्मा हमें कहा करती थी कि कूलर से पानी की बोतलें भरें और फ्रिज में रखें. तो छोटे होते आपने टॉर्रिसेलिस थ्योरम की बड़ी अच्छी एग्जांपल की भी हुई है और देखी भी हुई है यकीनन अपनी बड़ी बहन को या किसी को कूलर से पानी भरते हुए. मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? सपोज कर लें कि आपके पास एक कंटेनर है दैट कंटेन्स वाटर और अ फ्लूइड इन इट, जिसका लेवल मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया. मान लीजिए कि इसके बॉटम पे छोटा सा ऑरिफिस, छोटा सा सुराख डेवलप हो जाता है. अब यहां पे जो वाटर लेवल है, इट्स हाइट एज लेट्स से h1 एंड दिस ऑरिफिस हैज द हाइट h2 फ्रॉम बॉटम. यहां से एक फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा, एफ्लक्स डेवलप हो जाएगा. एफ्लक्स इज द फ्लूइड लीकेज फ्रॉम अ नैरो होल विद द वेलोसिटी v2. इस ऑरिफिस का लेट से एरिया जो है वो a2 है. इस वाटर लेवल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज a2. जैसे जैसे पानी बाहर बहता चला जाएगा वैसे वैसे इस फ्लूइड का लेवल भी नीचे आता जाएगा, लेकिन फ्लूइड के नीचे आने की वेलोसिटी इंतहाई कम होगी, v1. हम यहां पे लिख सकते हैं कि v2 इज जो है वो वेरी हाई है, जबकि v1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0. तो मैं आई एम नॉट गोना राइट और डिराइव द फुल इक्वेशन. यहां पे बड़ी सिंपल सी इसको आप भी कर सकते हैं, किताब में भी हुई हुई है. मैं इसके रिजल्ट पे आऊंगा. हम यहां पे जानते हैं कि जो फ्लक्स यहां से बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी v2. सारी इक्वेशन को, बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करके v2 वुड बी इक्वल्स टू √2g h1 माइनस h2. इस इक्वेशन में खास बात क्या है? खास बात आप बचपन में ये टॉपिक पढ़ने से पहले भी जानते थे कि भाई जब उस कूलर में पानी फुल होगा तो उस बोतल को भरना आसान होगा, क्योंकि जब पानी का लेवल उस नलके से, उस टैप से ऊपर होता था तो यहां से अच्छी खासी स्पीड से पानी बाहर निकलता था और बोतल जल्दी भर जाती थी, आपकी जान जल्दी छूट जाती थी. हाँ, अगर ये वाटर लेवल बहुत कम होता था उस वक्त आपको पानी भरने में बोतल में बहुत दुश्वारी होती थी, आपको अक्सर ये कूलर उंडेलना पड़ता था. द रीजन इज हिडन हियर इन दिस रिलेशन कि जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ h1 माइनस h2. ये h1 माइनस h2 क्या है? ये h1 माइनस h2 वो हाइट है जो कि ऑरिफिस से ऊपर है, यानी कि वाटर लेवल ऑरिफिस से जितना ऊपर होगा निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी. यानी इतनी फिजिक्स तो आप बचपन में भी जानते थे. जितना वाटर लेवल ऑरिफिस से ऊपर होगा
उतना इजीली, उतनी अच्छी स्पीड के साथ बोतलें भरी जाएंगी, यानी उतनी अच्छी स्पीड के साथ वो पानी फ्लो आउट होता रहेगा और आपकी जान जल्दी छूट जाएगी। दिस इज द टॉर्सोइलिस थ्योरम। देन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, इसको मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया करता, इतना कह देना काफी है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। याद रखिएगा कि अगर आपके पास वंस अगेन एक ऐसा पाइप आ जाए हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ना हो, यानी कहीं पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम और कहीं पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, जैसे कि इस केस में इस पाइप के 3 हिस्से हैं, हैविंग ए साइड, बी साइड एंड सी साइड। ए साइड और सी साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और बी साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अब इस रिलेशन को मद्देनजर रखिए और मेरे आने वाले अगले सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा सिंपल सा है कि भाई किस एरिया में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। आपका जवाब होना यह चाहिए कि भाई ए और बी में प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? अब उसकी रीजन थोड़ा सा एक कदम पीछे आगे जरा सुन लीजिएगा। ए और सी साइड में व्हाट इज हैपनिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाई। तो भी छोटे होते आपने पढ़ा ए वी इज कांस्टेंट और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जहां पे एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। तो अगर ए और सी साइड में वेलोसिटी कम है तो प्रेशर के लिए वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए। अब सेंट्रल रीजन में एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहां प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। इस रिलेशन की बहुत सारी अपनी फर्दर एप्लीकेशंस हैं, मैं बाकी एप्लीकेशंस को बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जरा इसी प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की चंद एक एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि यही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। इसी प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन की पहली इक्वेशन है लेफ्ट ऑफ एरोप्लेन। आई एम नॉट गोना ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एरोप्लेन हियर, बस समझाना ये चाह रहा हूं कि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करवाना होता है तो क्या किया जाता है, उसकी विंग को इस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ एयर चेंज हो जाए। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का काम हो कि नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर, जहाज उड़ रहा है, नीचे से भी हवा गुजर रही है, ऊपर से भी हवा गुजर रही है, नीचे वेलोसिटी हवा की एयर की वेलोसिटी कम हो गई, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है। व्हाट विल हैपन, नीचे अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम। अब मान लीजिए कि ये वो खूबसूरत सा जहाज का पर है, मैं सिर्फ इतना ही बना सकता हूं। सो हियर व्हेन द वेलोसिटी वाज लेस प्रेशर विल बी हाई। वो प्रेशर इस जहाज को लेफ्ट करवाने में मदद देगा और वो हवा दोनों परों को ऐसे अपने ऊपर उठा के ली जाएगी। सो जवाब कहां पे छुपा हुआ है, इसी प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन में, कि जब प्रेशर और वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा, इट विल हेल्प द एरोप्लेन टू लिफ्ट ऑफ। फिर इसकी एक और एप्लीकेशन है जी, द सेकंड एप्लीकेशन इज इन अ क्रिकेट बॉल, स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल की एप्लीकेशन भी है और साथ ही इसकी टेनिस बॉल की एप्लीकेशन भी है। मैं दोनों को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले क्रिकेट बॉल को एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे हाईलाइट कर दूं कि मैं बात अभी क्रिकेट बॉल पे करने लगा। क्रिकेट बॉल में क्या होता है, यू हैव नॉर्मली सीन कि व्हेन अ क्रिकेटर, जब बॉलर एक बॉल करवाता है तो एक आम ऑब्जर्वेशन है, वो एक साइड को अच्छी तरह अपने ट्राउजर से रगड़ के साफ करता है, स्मूथ करता है। सपोज कर लीजिए कि ये वो बॉल है जिसकी एक साइड थोड़ी सी रफ है, जिसे स्मूथ नहीं किया गया, और वन साइड इज कंप्लीटली स्मूथ, जिसे एक तरफ से रगड़ के अच्छी तरह साफ कर लिया गया। अब होगा क्या, इस बॉल की दोनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, वन इज प्रिटी स्मूथ और एक थोड़ी सी रफ है। ऑब्वियसली जो स्मूथ साइड होगी वहां पे एयर इजीली पास कर जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर इज हाई हियर, और रफ साइड पे वेलोसिटी ऑफ एयर इज लो। अब आप जानते हैं जहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इस बॉल पे इस तरफ लगेगा, इस तरफ प्रेशर लगना शुरू होगा, हल्का हल्का बॉल इस तरफ स्विंग हो जाएगी। इट विल डिसीव द बैट्समैन, ये बैट्समैन को डिसीव कर देगी, वो समझेगा शायद बॉल ने सीधा आना था,
मगर इस चेंज इन प्रेशर की वजह से, डिफरेंस ऑफ साइड्स की वजह से बॉल एक तरफ मुड़ जाएगी। ये स्विंग इन क्रिकेट बॉल की एग्जांपल है। इसी तरह दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन जो है इसकी वो है स्विंग इन टेनिस बॉल। ये भी एक्सप्लेन करनी जरा यहां पे जरूरी है। टेनिस बॉल में स्विंग प्रोड्यूस करना जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां पे होना क्या, जरा देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये एक टेनिस बॉल है। जब भी टेनिस बॉल को हिट किया जाता है, स्विंग प्रोड्यूस करवाने के लिए हिट इस तरह किया जाता है कि इस बॉल में रोटेशन प्रोड्यूस हो। मान लीजिए कि रोटेशन इस तरह से है, बॉल इस तरह से घूम रहा है कि यहां से इसकी सरफेस बाहर निकल रही है और यहां से सरफेस अंदर जा रही है। रोटेशन में ऐसे ही होता है ना, समथिंग लाइक दिस, यहां से बाहर निकल रही है और यहां से अंदर जा रही है। तो बॉल की रोटेशन कुछ इस तरह से है। और हवा की जो डायरेक्शन है दैट इज इनटू द प्लेन, हवा अंदर की तरफ चल रही है। तो बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है यहां पे कि इस बॉल की दोनों साइड्स पे हवा की डायरेक्शन में और बॉल की स्विंग में डिफरेंस है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहां से बॉल की स्विंग इस तरह से कि बॉल की सरफेस बाहर निकल रही है और हवा अंदर की तरफ चल रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे हवा की वेलोसिटी कम हो जाएगी। जबकि इस तरफ बॉल की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, हवा भी अंदर की तरफ चल रही है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी कम, प्रेशर बढ़ गया। एंड यू विल सी दैट के इस बॉल पे इस तरफ से ज्यादा प्रेशर की तरफ की वजह से फोर्स लगेगी एंड बॉल विल शिफ्ट इन द राइट साइड। ये राइट साइड पे स्विंग होना शुरू हो जाएगा, राइट साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से टेनिस बॉल में स्विंग प्रोड्यूस की जाती है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरे डिस्कस करने का मकसद यहां पे ये है कि मैं आपको मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे सवाल पूछ लिया जाता है कि हाउ लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन, हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिकेट बॉल। मिक्स नहीं करना, क्रिकेट बॉल में मैंने रीजन अलग बताई है, टेनिस बॉल में रीजन अलग बता रहा हूं। इसी तरह एक सवाल आता है कि जी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ऑफ अ कार, गाड़ी, बाइक यकीनन आप चलाते हैं तो उसके कार्बोरेटर का इल्म होगा आपको। कार्बोरेटर की वर्किंग, कार्बोरेटर का फंक्शन बताएं। कार्बोरेटर क्या होता है, मैं पहले ये बता दूं कि कार्बोरेटर गाड़ी या बाइक का वो पार्ट है जो कि इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करता है। अब आप जानते हैं कि फ्यूल की बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। तो कार्बोरेटर वो हिस्सा है कि जहां पे फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर एक मिस्ट बनाता है, यानी एक वो एक शावर सा, एक फॉग सा बनाता है जिसमें एयर, ऑक्सीजन और फ्यूल दैट इज फेड टू द इंजन। सो कार्बोरेटर वो पार्ट है। कार्बोरेटर होता किस तरह का? कार्बोरेटर इज समथिंग लाइक जैसे कुछ इस किस्म की, कुछ इस किस्म की डक्ट होती है, इस किस्म का पाइप होता है। दिस डक्ट, दिस पाइप इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज वेंचुरीज डक्ट। आगे बताऊंगा, वेंचुरीज रिलेशन मैंने भी बताना है। इसका नाम अभी बता देता हूं क्योंकि ये पाइप यहां पे आ गया। इस पाइप को वेंचुरीज डक्ट कहा जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस वेंचुरीज डक्ट, एक तरफ से एयर फ्लो करके आ रही है। नाउ यू नो दैट दिस साइड हैज गॉट ग्रेटर एरिया, तो यहां पे वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे ही हवा इस एरिया में एंटर होगी वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। एरिया कम हो गया, एरिया नैरो हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब जब बच्चों वेलोसिटी यहां बढ़ेगी तो प्रेशर अच्छा खासा कम हो जाएगा। यानी कि ये जो सेंट्रल रीजन है यहां पे प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है और यहां से एक पाइप उस गाड़ी या उस बाइक की टैंकी की तरफ जा रहा होता है, फ्यूल टैंक की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो चीज मैंने बनाई, लेट्स से इट इज अ फ्यूल टैंक। अब ऊपर प्रेशर लो है, नीचे फ्यूल टैंक में प्रेशर हाई है। ऑटोमेटिकली फ्यूल के फ्यूम्स, छोटे छोटे फ्यूम्स, ड्रॉपलेट्स, वेपर्स उठने शुरू होंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और जैसे ही ये फ्यूम्स इन कांटेक्ट आएंगे एयर के साथ, दे विल फॉर्म अ मिस्ट। यहां पे मिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। यहां पे एयर और उसकी फ्यूल की मिस्ट, ड्रॉपलेट की मिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। एंड दैट मिस्ट इज देन फेड टू द इंजन, से आगे इंजन की तरफ भेज दिया जाएगा जहां पे कंबशन होगी। सो यहां पे फिर इसकी एप्लीकेशन जो है वो वंस अगेन
द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे फिर इन्वॉल्व होता है। सो इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज वेंचुरीज रिलेशन। वेंचुरीज रिलेशन के लिए जो रिलेशन किताब में लिखा हुआ है मैं डायरेक्टली उसे आपके सामने लिख देता हूँ, दैट इज P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रो V स्क्वायर। इसमें से काम की बात क्या है वो ये है कि वेंचुरीज रिलेशन का यूज पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि भाई वेंचुरीज रिलेशन किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका फायदा क्या। इसका फायदा है टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड, सिर्फ इतना सा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देयर इज अ वेरी फेमस MCQ, आपको इस तरह की डक्ट यहां तो बना दी जाती है या इस डक्ट का नाम लिख दिया जाता है। इस डक्ट का नाम मैं भी आपको बता चुका हूं कि दिस डक्ट इज कॉल्ड एज, दिस डक्ट मतलब पाइप, दिस इज कॉल्ड एज वेंचुरीज डक्ट। सवाल आता है जी वेंचुरीज डक्ट किस फायदे के लिए इस्तेमाल होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंचुरीज डक्ट। तो ऑप्शंस में मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, to measure the pressure of fluid, to measure the velocity of fluid, to measure the density of fluid, to measure the viscosity of fluid. So याद रखना कि वेंचुरीज डक्ट का रिलेशन, वेंचुरीज डक्ट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका फंक्शन क्या है, to measure the velocity of any fluid, right? So we have discussed up till now Taris-Ellis theorem, done relation between pressure and speed, इसकी 4-5 एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। वेंचुरीज रिलेशन फायदा क्या है, होता कैसे है। अब आ गई बात ब्लड फ्लो पे। अच्छा जी बच्चों, अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन रहेगी बर्नौलीज इक्वेशन की, जो कि उस किताब का इस चैप्टर का टॉपिक भी आखिरी है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में से MCQs पिछले कुछ सालों में बने हैं, मैं उन्हें जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने टेबल की फॉर्म में ब्लड का और वाटर का थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पे। पहली चीज, पहला पॉइंट ये है कि जी ब्लड की और वाटर की जो विस्कोसिटी, जो डेंसिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, यानी कि द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज एज सेम एज दैट ऑफ वाटर। प्रॉब्लम ये है बाज़ औक़ात पेपर में सवाल इस तरह का आ जाता है कि जी ब्लड की डेंसिटी बताएं। अब ब्लड की डेंसिटी वन सेकंड किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, किताब में ये बता दिया गया है कि ब्लड की और वाटर की डेंसिटी सेम है। तो वाटर की डेंसिटी तो कम से कम आपको पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि जो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है, जो उसकी थिकनेस है, जो उसका गाढ़ापन है, दैट इज 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर देन वाटर। वो पानी से 3 से 5 गुना ज्यादा है। जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है खून का, वो 3 से 5 गुना ज्यादा है। तो आपको विस्कोसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। इखलाकी तौर पे बता रहा हूँ, किताब में नहीं लिखी हुई, सवाल बन सकता है, पता होना चाहिए। 3.9 × 10⁻⁴ पास्कल सेकेंड्स वाटर की। पास्कल सेकेंड्स मैंने आपको शुरू में इस लेक्चर के बताया था, पास्कल सेकेंड्स भी विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं। इतनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का, तो उसका 3 to 5 टाइम्स ब्लड का होगा। 3 to 5 टाइम्स इसलिए कहा जा रहा है, बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं, किसी में 3 गुना ज्यादा होती है, किसी में 5 गुना ज्यादा होती है। और आपकी फूड और आपकी डाइट के साथ भी विस्कोसिटी की वैल्यू चेंज करती है। किसी की खून की थिकनेस विस्कोसिटी ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है उसका खून, किसी का कम होता है। सो इट नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 3 to 5 टाइम्स। अब इस ब्लड फ्लो को, ब्लड के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्फेग्मोमैनोमीटर। परेशान ही होना, अजीब सा नाम सुन के। सारी डिवाइस को आप अक्सर देख चुके हैं। आपने कभी जिंदगी में शायद अपना ब्लड प्रेशर कभी मेजर करवाया हो या किसी अजीज का मेजर होता देखा हो। तो देयर इज अ डिवाइस जिसे पंप किया जाता है, एयर फिल की जाती है, एक पैड आपके लेफ्ट आर्म पर रैप किया जाता है। वो पैड आपकी आर्म को अच्छी तरह यहां से जकड़ लेता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है और एक मरकरी के मीटर के ऊपर ब्लड प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। मैं भी आपको मेजर करना सिखाता हूं, उसके पीछे की साइंस बताता हूं कि मेजर कैसे किया जाता है। फिलहाल इतना बता दूं कि ब्लड प्रेशर की 2 वैल्यूज आती है। अगर आपने कभी मेजर करवाया हो तो पता होगा कि एक अपर लिमिट हाई ब्लड प्रेशर, उसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो 120 टॉर होता है, और एक लोअर लिमिट लो वैल्यू आती है, दैट इज 80 टॉर। ये बताता हूं कि हाई क्यों आती है और लो क्यों आती है, किस वजह से आती है। इट इज अ हाई वैल्यू, इट इज द लो वैल्यू। इसे आमतौर पर देसी जुबान में कहते हैं ऊपर वाला कितना है और नीचे वाला कितना है। So it is upper value और it is this one is lower value। इनको बताता हूं कि ये ऐसे क्यों आते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए कि जी ब्लड प्रेशर आपका स्फेग्मोमैनोमीटर से मेजर कैसे किया जाता है। आप इमेजिन करें कि यू आर वाचिंग समवन टू मेजर ब्लड प्रेशर हियर। सबसे पहले वो क्या करता है, आपके लेफ्ट आर्म के ऊपर एक पैड रैप करता है। उस पैड को अच्छी तरह टाइटली रैप करने के बाद वो एयर पंप करना शुरू करता है।
इस वक्त एयर पंप करने से पहले आपकी तमाम वेन्स में से नॉर्मल प्रेशर के ऊपर एक अच्छी स्पीड के ऊपर सारा का सारा ब्लड फ्लो कर, लेकिन जैसे ही वो एयर पंप करना शुरू करता है, एयर फ्लो करना शुरू करता है, वो तमाम के तमाम वेन्स कोलैप्स कर जाती हैं, वो तमाम के तमाम वेन्स जुड़ जाती हैं, फ्लो रुक जाता है। जब मुकम्मल तौर पे एयर टाइट एयर भर दी जाती है इस पैड में, उस वक्त आपकी बॉडी में, इस आर्म में, यहाँ पे एयर ब्लड का फ्लो मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन फिर साथ ही डॉक्टर उस एयर प्रेशर को ऐसा रिलीज करना शुरू करता है, स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा देता है। अब आप इमेजिन करें कि आपको कोई दोस्त बोतल पी रहा है उस स्ट्रॉ के साथ, और आपने स्ट्रॉ को ग्रिप कर लिया। अब वो जितना मर्जी कोशिश करे उस स्ट्रॉ से बॉटल को खींचने की, उस ड्रिंक को खींचने की, वो कतई तौर पे खींचने में कामयाब नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा तरस आ जाए और आप उस स्ट्रॉ को हल्का हल्का रिलीज करना शुरू करें और वो उसी स्पीड से खींचता रहे, यू विल हेयर अ गार्गल साउंड। आपको एक गार्गल, एक अजीब सी फ्लूइड के फ्लो करने की आवाज सुनाई देगी। सेम यही काम आपके बाजू के साथ होता है। जब वो डॉक्टर उस एयर पंप को रिलीज, उस एयर प्रेशर को रिलीज करना शुरू करता है, हवा निकलनी शुरू होती है, वो वेन्स वापस इन्फ्लेट होना शुरू होती हैं, ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, वो गार्गल साउंड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके उस दोस्त के ड्रिंक के स्ट्रॉ में से प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पे जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर विद अ गार्गल साउंड, वो उसकी अपर वैल्यू होती है। वो प्रेशर को मजीद ड्रॉप करता जाता है, मजीद रिलीज करता जाता है। जब मुकम्मल तौर पे इन्फ्लेट हो जाती हैं, असल वैल्यू पे सारी की सारी वेन्स दोबारा खुल जाती हैं, उस वक्त जो प्रेशर की वैल्यू आती है दैट इज द लोअर वैल्यू एंड दैट इज 80। अब एमसीक्यूज की बात कर ली जाए कि साहब ब्लड प्रेशर की वैल्यू बॉडी में कहां पे मैक्सिमम होती है, ये भी कॉमन मिस्टेक है। ये भी कॉमन मिस्टेक है कि हम समझते हैं कि शायद मैक्सिमम वैल्यू हेड में होती है। मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इन हेड, हेड में नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू इज इन लेग्स। इसकी वजह यह है कि हमारे हार्ट को ब्लड फ्लो करवाना इजी है ग्रेविटी की डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं तो दो डायरेक्शन है मेरे हार्ट के पास, एक इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ब्लड को फ्लो करवाना और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ब्लड को फ्लो करवाना, यानी कि मेरी अपर बॉडी में। तो मेरे हार्ट के लिए आसान काम है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ब्लड को फ्लो करवाना। तो मेरी टांगों में इस वक्त ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जबकि मेरी अपर बॉडी में, मेरे ऊपर वाले हिस्से में ब्लड प्रेशर की वैल्यू मिनिमम होगी। सो ब्लड प्रेशर इज मिनिमम इन हेड, मैक्सिमम इन लेग्स। आपकी यहां पे एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, कि कैसी कंडीशन है, कैसी ओरिएंटेशन है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम हो जाए, यानी कि लेग्स में जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो मिनिमम कब होगी। एक ही इसका आंसर है कि व्हेन यू लाई डाउन, जब आप सीधे लेट जाएं, उस वक्त ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है। आपका सर और आपकी टांगे, मैं ऐसे खूबसूरत सी ड्राइंग में बनाने की कोशिश करता हूं, ये आपके हाथ और ये आपकी टांगे, नाउ दे आर एट अ सेम लेवल। ये तमाम की तमाम चीजें एक ही लेवल पे। हार्ट यहाँ पे जितना इजीली उसे राइट साइड पे ब्लड को फ्लो करवाना है, उतना ही ईजी उसे लेफ्ट साइड पे ब्लड को फ्लो करवाना है। सो इन दैट सिचुएशन ब्लड फ्लो जितना राइट साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट साइड पे होगा। ब्लड प्रेशर विल हैव द इक्वल वैल्यू, यानी लेग्स में जहां पहले वैल्यू मैक्सिमम थी अब वो भी हेड के इक्वल आ जाएगी, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह का एक सवाल है कि जी स्पेस में जब आप चले जाएं तो स्पेस में जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होती, ग्रेविटी जीरो होती है, वहां पे ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां पे भी आपकी चाहे टांगे हो चाहे सर हो, ब्लड प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया। जब ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो गया तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू में डिफरेंस नहीं रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, कोशिश की कि तमाम पार्ट्स को थोड़ा और कहीं पे ज़्यादा कवर कर लिया जाए। अगर आपको स्टिल क्वेश्चन है तो कहीं पे कमेंट्स कर दें या कुछ मैसेज कर दें। यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखें, अपने घर में रहें और इस वबा से अपने आप को बचाए रखें और अल्लाह से तौबा करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।